अगर आपको लगता है कि पैसे के दम पर इलेक्शंस सिर्फ भारत में जीते जाते हैं, अगर आप मानते हैं कि सिर्फ भारतीय बिजनेसमैन ही सरकारी पॉलिसीज को अपने फेवर में बनवाते हैं, अगर आपने सुना हो कि सिर्फ भारत में ही सरकारी टेंडर घूस लेकर के खास लोगों को दिया जाता है, तो आपकी ये जानकारी अधूरी है। क्योंकि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराने लोकतंत्र भी भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल की भेंट चढ़ चुका है। Last week, he's a weirdo, Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass. Are you with ABC? Because I think they're a fake news network, a terrible network. I'm committed to buying and owning Gaza. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. 6 जनवरी 2021 ये वो तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर यानी यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पर एक विभत्स हमला किया। उस दिन पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गलत हाथों में अमेरिका जैसे देश का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानने लगे थे कि ट्रंप का राजनीतिक करियर अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी जब ट्रंप राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुके थे, उन्हें समर्थन मिला दुनिया के सबसे अमीर और शायद सबसे प्रभावशाली शख्स एलन मस्क का। एलन मस्क वो नाम जिसने 21वीं सदी का सबसे बड़ा इनोवेटर कहा जाता है, वो इंसान जो मानवता को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना दिखाता है। लेकिन उसी इंसान ने डोनाल्ड ट्रंप के साल 2020 के पॉलिटिकल कैंपेन में पानी की तरह पैसा बहाया। कहा जाता है कि मस्क ने ट्रंप की जीत के लिए लगभग $300 मिलियन का भारी भरकम योगदान दिया था, और ये तो सामने सामने दिया गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. ट्रंप वापस सत्ता में आ गए और मस्क उनके सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बन गए। लेकिन फिर कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो शख्स कल तक ट्रंप को अपने पैसों से जिता रहा था, आज उसी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्यों एलन मस्क ने पहले ट्रंप की सरकार में एक इंपॉर्टेंट पद संभाला और फिर बाद में अचानक इस्तीफा देकर ट्रंप के खिलाफ ही बोलने लग गए? और क्या वजह रही कि सिर्फ ये ट्रंप के ही नहीं बल्कि अब पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहे हैं? क्या एलन मस्क वाकई एक क्रांतिकारी है जो अमेरिकी राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, या फिर ये सब एक बहुत बड़े गहरे खेल का हिस्सा है? क्या ये एक अरबपति का अहंकार है या फिर सत्ता पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश? आखिर कैसे एक टेक जीनियस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल ब्रोकर बन गया, और कैसे अब वो खुद को एक रेबल के रूप में पेश कर रहा है? चलिए फैक्ट्स, डेटा और रिपोर्ट्स के बेसिस पर एलन मस्क के राइज एंड फॉल के इस दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। एलन मस्क की कहानी किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसी लगती है। एक ऐसा हीरो जो दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुआ था। कहानी शुरू होती है साल 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। एक ऐसा देश जो उस समय रंग भेद की नीति के कारण दुनिया भर में बदनाम था। कहा जाता है कि मस्क बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। ये घंटों किताबों में खोए रहते थे और 10 साल की उम्र में ही इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी। यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लास्टर नाम का गेम बना करके उसे $500 में बेच दिया। ये छोटी छोटी कहानियां हैं दोस्तों, जो एलन मस्क की महानता के मिथक को बनाने में मदद करती है। खैर, 17 साल की उम्र में मस्क साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए और वहां से फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जा पहुंचे। इन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और यहीं से इनके उस सफर की शुरुआत हुई जो इन्हें सिलिकॉन वैली का शहंशाह बनाने वाला था। साल 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर के इन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत की। ये कंपनी मीडिया हाउसेस को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बेचती थी। 4 साल बाद कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से मस्क को $22 मिलियन मिले और इस तरह 28 साल की उम्र में एलन मस्क एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन इनकी भूख यही नहीं मिटी। Zip2 से मिले पैसों से इन्होंने X.com की स्थापना की, जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम बताया गया। ये कंपनी बाद में एक और कंपनी इन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद साल 2002 में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। ये वो डील थी दोस्तों जिसने एलन मस्क की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस डील से एलन मस्क को लगभग $175 मिलियन मिले थे। Well, that erratic behavior didn't stop there. Elon was insistent that no one could use the name X.com. So he bought it for $10 million. And guess what? No one has used it.
not even him. अब यहाँ एक आम इंसान और एलन मस्क के बीच का फर्क समझिए। एक आम करोड़पति शायद इन पैसों से एक आलीशान घर ले लेता, महंगी गाड़ियां खरीद सकता था, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकता था, एक आरामदायक जिंदगी जी सकता था। लेकिन मस्क ने कुछ और ही सोचा। इन्होंने अपने $175 मिलियन में से करीब $100 मिलियन एक ऐसी कंपनी में लगा दिए जिसका सपना किसी पागलपन जैसा लगता था। इन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की, एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। सोचिए, ये आदमी अपनी आधी से ज्यादा दौलत सचमुच हवा में उड़ाने के लिए लगा रहा था ताकि वो मंगल ग्रह तक पहुंच सके। उस समय नासा जैसी सरकारी स्पेस एजेंसियां भी अपने बजट में कटौती कर रही थी। And it's named that because it is where we're going to develop the technology necessary to take humanity and civilization and life as we know it to another planet for the first time in the 4.5 billion year history of Earth. लेकिन ये पागलपन यही खत्म नहीं हुआ। स्पेस एक्स में $100 मिलियन लगाने के बाद मस्क की नजर पड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। साल 2004 में इन्होंने टेस्ला मोटर्स नाम से एक छोटे से स्टार्टअप में $6.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए। मस्क धीरे धीरे उस कंपनी पर अपना कंट्रोल बढ़ाते गए और साल 2008 में ये टेस्ला के CEO बन चुके थे। अगले 12 सालों में इन्होंने टेस्ला को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और साल 2020 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी थी, जिसने जनरल मोटर्स, फोर्ड और टोयोटा जैसी सदियों पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। स्पेस एक्स, टेस्ला, फिर सोलर एनर्जी के लिए सोलर सिटी, दिमाग में चिप लगाने के लिए न्यूरालिंक और ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए द बोरिंग कंपनी। देखते ही देखते एलन मस्क ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो भविष्य को आकार देने का दावा कर रही थी। दुनिया अब इन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी के रूप में देखने लगी, एक ऐसा मसीहा जिसके एक इशारे पर दुनिया का मार्केट ऊपर नीचे होने लगा। Tesla shares are on the rebound today after that 7% drop yesterday. Company losing upwards about $70 billion in valuation. लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। चलिए अब उस पहलू पर नजर डालते हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जैसे जैसे एलन मस्क का साम्राज्य बढ़ा वैसे वैसे इनका पावर और ईगो भी बढ़ता चला गया। अब ये सिर्फ एक CEO नहीं थे बल्कि एक मीडिया स्टार बन चुके थे, या यूं कहें कि एक सेलिब्रिटी CEO बन चुके थे। स्पेसएक्स के शानदार रॉकेट लॉन्च, टेस्ला के फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स और अपनी टेस्ला कार को एक रॉकेट पर बांधकर अंतरिक्ष में भेज देने जैसे कारनामों की वजह से अब इन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा। Let's start with the science. This afternoon, SpaceX launched the world's most powerful rocket, and it's a major milestone for the company. That's Elon Musk's own Tesla convertible in orbit. लेकिन इनका असली पावर सोर्स बना सोशल मीडिया। साल 2022 में $44 बिलियन की भारी भरकम रकम खर्च करके इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। हालांकि कंपनी खरीदने के बाद इन्होंने सबसे पहले कोई नया फीचर लॉन्च नहीं किया, कोई नया इनोवेशन नहीं किया, बल्कि हजारों एम्प्लॉइज और यहाँ तक कि ट्विटर के पुराने CEO पराग अग्रवाल को भी अचानक नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने उस प्लेटफॉर्म का नाम बदल करके ट्विटर से एक्स कर दिया। दरअसल साल 2020 में ट्रंप के चुनाव हारने के बाद जब वो उल्टे सीधे ट्वीट्स कर रहे थे और लोगों को अपने ट्वीट से भड़का रहे थे, तो ट्विटर ने एज पर कंपनी पॉलिसी ट्रंप के अकाउंट को टेम्पररीली फ्रीज कर दिया। लेकिन ये बात तब ट्रंप के सपोर्टर यानी कि एलन मस्क को नागवार गुजरी और तभी से ट्विटर कंपनी इनके राडार पर थी। खैर, ट्विटर यानी एक्स के CEO बनने के बाद अब एलन मस्क उस पर जो चाहे लिख सकते थे और धीरे धीरे उन्होंने इस एक्स प्लेटफॉर्म को अपना पर्सनल भोंपू बना लिया। इनके अजीबोगरीब ट्वीट्स अब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनने लगे। इन्होंने खुद को फ्री स्पीच का सबसे बड़ा हिमायती घोषित कर दिया। लेकिन ये इनकी कहानी का शायद सबसे बड़ा पाखंड था। Twitter is facing intense criticism after a series of moves by billionaire and owner Elon Musk. क्योंकि ये एक तरफ तो फ्री स्पीच की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जो पत्रकार या जो क्रिटिक, जो आलोचक इनके खिलाफ कुछ भी लिखते थे ट्विटर पर उनके अकाउंट को यानी एक्स पर उनके अकाउंट को अब ये तुरंत बैन कर देते थे। ठीक वैसे ही जैसे अभी भारत में देखने को मिल रहा है। खैर, एलन मस्क की राजनीतिक झुकाव का पर्दाफाश होना शुरू हुआ ठीक इसी घटना से। पहले तो एलन मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब दिखते थे, लेकिन साल 2020 आते आते रिपब्लिकन पार्टी, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े डोनर्स में से एक बनकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में इन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए और डोनाल्ड ट्रंप में भी इस एहसान का बदला चुकाया जब वो 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बन गए। मस्क के लिए उन्होंने बिल्कुल नया अनऑर्थोडॉक्स सरकारी विभाग बनाया, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग, और इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया डॉग। जी हाँ, डॉग, वही डॉग मीम जिस पर आधारित एक क्रिप्टो करेंसी भी है। एलन मस्क के डिपार्टमेंट का नया नाम सचमुच एक कुत्ते के मीम पर रखा गया था। ये इस बात का प्रतीक था कि सरकार को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।
खैर, मस्क को इस विभाग का प्रमुख बनाया गया, एक ऐसा पद जिसके लिए इन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही थी और इनका काम था सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करना और फिजूल खर्ची को रोकना। लेकिन यहाँ एक और बड़ी हिपोक्रेसी यानी पाखंड छिपा हुआ था, क्योंकि जो इंसान सरकारी फिजूल खर्ची कम करने आया था उसकी अपनी कंपनियां सालों से लगातार अरबों डॉलर की सब्सिडी ले रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी को अमेरिकन गवर्नमेंट से $5 बिलियन से भी ज्यादा की वित्तीय सहायता मिल चुकी थी। ये सुनकर आपको किसकी याद आती है या फिर किस किस की याद आती है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। खैर, तो एक तरफ सरकार से पैसा लेना और दूसरी तरफ उसी सरकार को फिजूल खर्च बताना, ये मस्क का स्टाइल बन गया। लेकिन डॉग डिपार्टमेंट में एलन मस्क का कार्यकाल भी इनके ट्वीट्स जितना ही केओटिक रहा और सिर्फ 130 दिन बाद ही इन्होंने घोषणा कर दी कि ये अपना पोस्ट छोड़ रहे हैं। सूत्रों का कहना था कि इन्होंने अपने पोस्ट पर रहते हुए शायद ही कुछ हासिल किया हो, लेकिन क्यों, असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। साल 2025 की गर्मियां, अमेरिकी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खर्च का बिल पास किया जिसे ट्रंप ने मजाक में बिग ब्यूटीफुल बिल कहा था। शुरुआत में मस्क ने भी इसकी तारीफ की थी, लेकिन फिर अचानक इन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर जून 2025 में मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बिल की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इन्होंने इसे देश को बर्बाद करने वाला और फिजूल खर्ची करने वाला एक नमूना बता दिया। ये सीधा सीधा प्रेसिडेंट ट्रंप को एक खुली चुनौती थी। I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चुनौतियां पसंद नहीं करते हैं और यहीं से एक्स पर इन दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। जो दो लोग कल तक पक्के दोस्त हुआ करते थे वो आज दुश्मन बन गए। ट्रंप ने पब्लिकली कह दिया कि उन्होंने मस्क के इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैंडेट को छीन लिया है, यानी टेस्ला को मिलने वाले फायदे अब खत्म हो जाएंगे। वहीं मस्क ने इसका तुरंत जवाब दिया और ट्रंप के दावों को ट्विटर पर सरेआम झूठा करार दे दिया। ये इनके रिश्ता टूटने का ब्रेकिंग पॉइंट था। मस्क को एहसास हो गया कि वो सिस्टम के अंदर रहकर उसे कभी बदल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने वो किया जो ये सबसे अच्छा करते थे, यानी केओस फैलाना। 5 जुलाई 2025 मस्क ने अपने 222 मिलियन फॉलोअर्स से एक्स पर एक पोल के जरिए एक सवाल पूछा कि क्या हमें एक नई राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। लगभग 2-1 के बहुमत से लोगों ने हाँ में वोट कर दिया और बस एलन मस्क को फिर क्या चाहिए था। इन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि दी अमेरिका पार्टी की ऑफिशियल स्थापना हो चुकी है। इन्होंने बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में लिखा कि बाय अ फैक्टर ऑफ 2-1 यू वांट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड यू शैल हैव इट। व्हेन इट कम्स टू bankrupting our country with waste and graft, we live in a one party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. वाह क्या लाइन्स हैं। एक ही झटके में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक से उनके सबसे बड़े विद्रोही और कॉम्पिटिटर बन गए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मजाक छिपा हुआ है, एक ऐसा मजाक जो मस्क के पूरे राजनीतिक स्टंट को हास्यास्पद बना देता है। दरअसल अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश का राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो वहां का नेचुरल बॉर्न सिटीजन, यानी जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। लेकिन एलन मस्क का जन्म तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी किसी भी हाल में अमेरिका के प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते, और मस्क ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने खुद ये स्वीकार भी किया था। So my grandfather was American actually, but I was born odd enough in Africa, which is a strange small point, but it's like. तो सवाल ये उठता है कि इतना सब ड्रामा क्यों? अगर ये राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते तो फिर ये पार्टी बनाने का मतलब क्या है? और क्या ये सिर्फ इनका अहंकार है या फिर ये किंग मेकर बनना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे छिप करके अपनी कठपुतलियों को नचा सके? हमने भारत में ऐसा एग्जाम्पल पहले देखा ही है कि भले आप प्रधानमंत्री ना हो लेकिन फिर भी आप हुकूमत पीछे बैठकर चला सकते हैं। खैर, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एलन मस्क की कंपनियों के लिए गवर्नमेंट रूल्स को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की और अपने हित में मोड़ने की एक चाल है। इसकी व्यावहारिकता पर भी सवाल है। हर राज्य में बैलेट पर पार्टी का नाम डलवाने के लिए लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन शायद मस्क के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये पूरा प्रकरण एलन मस्क की पर्सनालिटी को दर्शाता है। एम्बिशियस, एनार्किक, ड्रामेटिक और फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। और इनकी यही कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी भारत के प्रति इनके रवैये को भी साफ दिखाती है। एक तरफ जहां एलन मस्क अमेरिका में राजनीतिक उथल पुथल मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी योजना भी बना रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसे में एलन मस्क के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। मस्क जल्दी ही भारत आने की बात करते हैं और ये कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र भी करते हैं। इन्होंने पब्लिकली पीएम मोदी की तारीफ भी कई बार की है और खुद को मोदी का फैन तक बता चुके हैं। I am a fan of Modi, so. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कहा है कि
भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक संभावनाएं और ये भी कि मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। मस्क सालों से भारत में टेस्ला लाने का वादा भी कर रहे हैं। ये पीएम मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी देते हैं और जल्दी ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात भी करते हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी स्पेस एक्स भी अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए इंडियन टेलीकॉम कंपनियों के साथ समझौते भी कर रही है। बस सरकारी मंजूरी का इंतजार है। ये सब सुनकर तो लगता है कि एलन मस्क भारत के सबसे बड़े दोस्तों में से एक है, लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखिए। यही एलन मस्क जो खुद को फ्री स्पीच का चैंपियन बताते हैं, वो भारत सरकार के साथ एक कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दरअसल मार्च 2025 में इनकी कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ सेंसरशिप पावर्स को एक्सपैंड करने के लिए मुकदमा दायर कर चुकी है। मस्क का तर्क है कि ये कानून के तहत संभव सबसे फ्री स्पीच प्रोवाइड करेंगे, लेकिन भारत सरकार के नियम इस पर रोक लगाते हैं। मस्क को भारत का भविष्य बहुत ज्यादा पसंद है, जब तक कि सरकार इन्हें जो चाहे करने दे। ये मस्क का दोहरा चरित्र दिखाता है। एक तरफ ट्रेड के लिए, निवेश के लिए और टेस्ला बेचने के लिए इन्हें भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ जब इनके प्लेटफॉर्म एक्स पर नियमों की बात आती है तो ये उसी सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये हमें दिखाता है कि मस्क के लिए रिश्ते और प्रशंसा से ज्यादा महत्वपूर्ण इनका अपना एजेंडा और इनका अपना बिजनेस है। ये टैरिफ के खिलाफ है। इन्होंने पब्लिकली यूरोप के साथ जीरो टैरिफ की वकालत की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर मस्क की चली तो ये भारत के साथ ट्रेड बैरियर्स हटा सकते हैं, लेकिन ये इनके विरोधाभास को भी उजागर करता है। एक तरफ फ्री ट्रेड की वकालत और दूसरी तरफ सरकारों पर अपने नियम थोपने की कोशिश। तो हम इस कहानी के अंत में कहां पहुंचे? एक तरफ मस्क की शुरुआत जीनियस के रूप में हुई, ये एक मीडिया आइकॉन बन गए, फिर एक राजनीतिक किंग मेकर भी बने और अब ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रेबल भी बन चुके हैं। इनकी पूरी जर्नी ही कॉन्ट्राडिक्शन से भरी है। ये सरकारी फिजूल खर्ची के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इनकी खुद की कंपनियां सरकारी सब्सिडी पर फलती फूलती है। ये फ्री स्पीच के चैंपियन होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने ही आलोचकों का अकाउंट ही बैन कर देते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन उन पर ही सरकारी मुकदमा भी दायर कर देते हैं। एलन मस्क की कहानी 21वीं सदी की एक चेतावनी। ये कहानी है कि जब पैसा, मीडिया और टेक्नोलॉजी की शक्ति एक ही शख्स के हाथों में केंद्रित हो जाए तो क्या हो सकता है। ये एक व्यक्ति के आसपास बने कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के खतरों को उजागर करती है, जहां उस व्यक्ति को एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगता है और उसके हर काम को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। इनकी अमेरिका पार्टी का भविष्य क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन कभी अगर ये सत्ता में आए तो पहले स्टेट ऑफ द यूनियन के मंगल ग्रह पर होने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या एलन मस्क एक रिवॉल्यूशनरी है जो सिस्टम को साफ करने आए, या फिर ये खुद इस भ्रष्ट सिस्टम के सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट है? क्या इनका तथाकथित विद्रोह सिर्फ अपने बिजनेस और एम्पायर को बढ़ाने की ये चाल है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।